टॉपिक ऑफ कंसर्न इज रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज इस टॉपिक के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पढ़ने जा रहे हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक से डेवलप हो सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आ चुके हैं, कौन से एमसीक्यूज जो है हॉट फेवरेट हैं जो इंशाल्लाह आपके अपकमिंग एंटी टेस्ट में आएंगे और आपकी इस टॉपिक की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। लेट्स सी। रिएक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में बताता चलूं। जैसे कि हम अल्काइल हैलाइड का जब एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, जैसे कि जनरल फॉर्मूला है RCl, या ऐसे कह लेंगे, आपको बताइए R जो है बेसिकली अल्काइल ग्रुप है, मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। लाइक यहाँ अगर इस R को मैं इथाइल लिख लूं ऐसे और साथ में ये हैलोजन एटम लिख लूं, तो आपको पता है कि हैलोजन एटम यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है। फ्लोरीन जिसकी जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, 4.0 रेफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हमने रखी हुई है। सेकंड, यहाँ पे हैलोजन में देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद है, जो कि 3.0 हमारी सेकेंड ईयर की बुक में लिखी हुई है और कुछ और जगहों पे 3.1 भी लिखी हुई है। इसके बाद ब्रोमीन का एटम है जो कि 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर आयोडीन का एटम है जो कि यहाँ पे हमारी बुक पे इसकी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई गई है। तो कोई भी एटम जो है यहाँ पे हैलोजन एटम बेसिकली कार्बन से कनेक्ट है और आमतौर पे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं। तो ये हैलोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और कार्बन के ऊपर यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है बेसिकली पोलर बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.4 से ज्यादा हो तो वो पोलर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन 4 है, कार्बन, आपको पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 होती है। अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन को कंपेयर करें तो डिफरेंस जो है 1.5 का आ रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन सब के साथ डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज्यादा आ रहा है। इवन आयोडीन के साथ डिफरेंस कम होता है, फिर भी ये लिटिल पोलर बॉन्ड रहता है। आपने इस बात को याद रखना है, बिकॉज आयोडीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ भी ये यू कैन से इज अ पोलर बॉन्ड। और जितनी भी अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस है, रिएक्टिविटी है, सारी रिएक्टिविटी इस पोलर बॉन्ड पे ही डिपेंड करती है। यही बॉन्ड ब्रेक होगा, यही बॉन्ड रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा और आगे प्रोडक्ट बनाने में हमारे डेफिनेटली हेल्प करेगा और इन्वॉल्व रहेगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखना ये है कि अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है उसको वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपने याद रखना है देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और इनसे रिलेटेड बहुत दफा एमसीक्यूज आए हैं। नंबर 1 फैक्टर यहां पे दिया गया है, दैट इज CX, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड एनर्जी। पहला तो फैक्टर ये है बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी का जो रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन है वो इनवर्स होता है। इस रिलेशन को आपने यहाँ पे याद रखना है, इज रिलेशन विद इनवर्स रिलेशन विद द रिएक्टिविटी। मतलब क्या है कि जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम होगी। तो फिर आपको फिर बॉन्ड एनर्जी का पता होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज का पता होना चाहिए। वैल्यू लिखने से पहले मैं आपको सेकंड फैक्टर पे यहां लिख दूं, फिर मैं वैल्यूज लिखता हूं। सेकंड फैक्टर जो है रिएक्टिविटी के लिए, दैट इज CX बॉन्ड पोलैरिटी। तो आपने अभी मैंने पहले ही बता दिया कि बॉन्ड ये पोलर है। पोलैरिटी तब आती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दो एंड्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड द पोलैरिटी। और डिफरेंस है 0.4 से ज्यादा हो तो पोलर बॉन्ड होता है, 0.4 से कम हो तो वो नॉन पोलर बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे आपने देखा कि पोलर पोलैरिटी भी है। अब पोलैरिटी का रिलेशन रिएक्टिविटी के साथ क्या होता है? पोलैरिटी का रिलेशन रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट होता है। तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, और जितना कम पोलर बॉन्ड उतनी कम रिएक्टिविटी। अच्छा, ये दोनों फैक्टर जो हैं क्या रिवर्स नहीं अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के हिसाब से? लाइक वो कैसे देखिएगा, यहां मैं वैल्यूज भी लिखता हूं और आपको बताता हूं। मेरे पास 4 बॉन्ड है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे अल्काइल आयोडाइड को, यानी कार्बन और आयोडीन बॉन्ड को। फिर मैं ले लेता हूं RBr को, मतलब है कार्बन और Br। R का मतलब यहां कार्बन ही है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया। फिर है RCl और फिर है लास्ट में RF। अब ये चारों बॉन्ड है। आपको पता है चारों में से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? डेफिनेटली सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड तो वो होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो तो है RF के अंदर। सो अब मैं यहां लिख सकता हूं मोस्ट पोलर बॉन्ड, मोस्ट पोलर बॉन्ड RF का। और सबसे लीस्ट पोलर बॉन्ड अगर हम देखना चाहें तो ये पहला जो है यहां पे इन सब में से लीस्ट पोलर बॉन्ड है। तो क्या रिलेशन है पोलैरिटी का रिएक्टिविटी के साथ? तो आपने देखा कि पोलैरिटी का रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया। तो फिर जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओनली पोलैरिटी फैक्टर? ओनली पोलैरिटी फैक्टर के हिसाब से देखें तो RF सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? तो आंसर है नो। इस केस में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो अल्फा है।
अल्फा ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, ये अपना जोर, ये नीचे वाला फैक्टर जो पोलैरिटी वाला अपना जोर जरूर लगा रहा होता है, लेकिन आरएफ वाला बॉन्ड एनर्जी वाला इतना डोमिनेट फैक्टर हो जाता है कि वो नीचे वाली की सुनवाई नहीं होती, उस पर डिपेंड नहीं करता, और ओवरऑल डिसाइडिंग फैक्टर जो है इस केस में ऊपर वाला फैक्टर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द सीएक्स। और वो कैसे देखेगा भी, इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज कुछ मैं मेंशन करता हूं, तो आप इसको याद रखिएगा इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज को। जो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है यहां पे, दैट इज 288 किलो जूल पर मोल, और आरबीआर जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 290 किलो जूल पर मोल, राउंड अबाउट 298 के पास इसकी वैल्यूज हैं। और अब मैं बताता हूं आपको वैल्यू जो है आरसीएल की कितनी है। इसकी वैल्यू जो है दैट इज 346 किलो जूल पर मोल, और आरएफ की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 467 किलो जूल पर मोल है। तो आप देख लें कि यहां पे अगर बॉन्ड एनर्जी को देखें तो कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ आर आई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग दिस। तो डेफिनेटली जो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम एनर्जी देंगे, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो आर आई का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ज्यादा रिएक्टिव, जो बॉन्ड जल्दी टूटता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आर आई को होना चाहिए, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ। अब क्या हुआ, अब रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कौन सबसे पहले रिएक्ट करता है, तो पता चला सबसे ज्यादा जो यहाँ रिएक्टिविटी पार है वो आर आई की है, फिर आरबीआर है, और फिर आरसीएल और फिर लास्ट में आरएफ। अगर आपसे यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाए व्हाट इज द फाइनल रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपने याद रखना ये जो मैंने लिख दिया आर आई, आरबीआर, आरसीएल, आरएफ। और आपसे पूछा जाए विच वन इज द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर आउट ऑफ दीज टू, तो आपने कहना है सीएक्स बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर हियर। रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन का भी एमसीक्यू आता है, इनवर्स रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ, पोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पोलैरिटी पे ये चीज डिपेंड नहीं कर रही, बॉन्ड एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज का एमसीक्यू आ सकता है, आपने बोलना नहीं है, बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। 4 ऑप्शन आपसे दी होंगी ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये इनकी ऑप्शंस बना के दिखाता हूँ कि अगर मैं अल्फा ये लिख लूँ, बीटा, चार्ली और डेल्टा, सब में ही मैंने सर्कल लगा लिया, सो राइट ऑप्शन को टिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे 288, 290, 346 और 467 पूछा जाए द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन, क्या टिक करेंगे, डेफिनेटली 467। आपसे पूछा जाए बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन आयोडीन, क्या टिक करेंगे, अल्फा को करेंगे 288 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह आरबीआर और आरसीएल की किसी की भी बॉन्ड एनर्जी का एमसीक्यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑलरेडी पास पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक एमसीक्यूज आपको पूछता हूँ आपसे, ये मैं सारा बोर्ड अरेज करूंगा और अरेज करने के बाद दोबारा यहां से एडिशन। तो यहां अगर मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूं, क्वेश्चन आपसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, कौन सा इनमें से ज्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन अल्फा, इज इट द मिथाइल फ्लोराइड, ऑप्शन बीटा, इज इट द मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन चार्ली, is the methyl iodide, ऑप्शन डेल्टा is the methyl bromide। तो अभी मैंने सारा बताया, इस तरह से एमसीक्यू आता, आपने बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव C3I है। क्या रीजन है, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, सो दैट इज व्हाई यू टिक दिस। तो अगर यही पूछा जाए द लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव के लिए किस ऑप्शन को टिक करेंगे आप, फिर डेफिनेटली कार्बन फ्लोरीन अल्फा ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर यहाँ पर कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया जाता, तो डेफिनेटली आप लिखते मिथाइल आयोडाइड ग्रेटर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर का भी एमसीक्यूज बन सकता था। अच्छा, अगर यही स्टेटमेंट हो और आपसे मैं यहाँ ऑप्शन थोड़ी वेरी करके पूछ लूं, तो चेक करता हूं अब आप क्या आंसर देंगे। अब ऑप्शन आपके पास है मिथाइल आयोडाइड, ऑप्शन है इथाइल आयोडाइड, ऑप्शन है प्रोपाइल आयोडाइड, और ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। 4 ऑप्शन है, स्टेटमेंट वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। तो याद रखना है यहां पे एक और रिलेशन, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस। जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा कंपाउंड रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, डेफिनेटली अल्फा का है। और यहाँ तो बॉन्ड भी सब में कार्बन आयोडीन था, बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा ये, लेकिन मॉलिक्यूलर साइज पे और मास पे जरूर डिपेंड कर रहा था। तो फिर हमारी इस तरह की एमसीक्यूज की राइट ऑप्शन होनी चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। और अगर ये पूछा जाता है इनमें से बताइएगा कौन लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो आपने सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव को तलाश किया, लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाता तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर मास देखें तो सीओडी का बराबर है, क्योंकि बराबर एटम है, इसके अंदर 3 कार्बन है,
और 7 हाइड्रोजन एटम है और 1 आयोडीन एटम है। अब बताइएगा कि इसका मतलब है कि यहाँ एक और बात आ गई कि ब्रांच्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है या स्ट्रेट चेन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस डिसाइड करेगा, जिसमें थोड़ी सी पोलैरिटी ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक इथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पूरा इस कार्बन को कार्बन आयोडीन बॉन्ड, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप जो है अलग अलग यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जब इन दोनों में से देखेंगे तो दोनों में से हमने चेक किया कि जो थोड़ा सा स्ट्रेट चेन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब है लीस्ट रिएक्टिव में फिर आप डेल्टा ऑप्शन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इस हिसाब से थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं इसे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज और आपसे पूछता हूं मैं इससे रिलेटेड, और चेक करता हूं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। रिजॉल्व किया मैंने। अगेन एन अदर क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज डिपेंड्स अपॉन, और ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन है सी एक्स बॉन्ड एनर्जी, बीई मीन बॉन्ड एनर्जी। ऑप्शन बीटा है सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी। ऑप्शन चार्ली है सी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। और डेल्टा ऑप्शन मैंने लिखा बोथ ए एंड बी। तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? बड़ा जबरदस्त कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछा है कि आप देख रहे हैं कि पहला भी फैक्टर है, बीटा भी फैक्टर है, चार्ली बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बेसिकली फैक्टर ही है। बॉन्ड एनर्जी से ही बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन है कि बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि अगर क्या सारे फैक्टर के लिए ऑल तो मैंने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब कि एक यहाँ पे या तो अल्फा ठीक है, बीटा इसलिए ठीक नहीं है कि आपने पहले डिसाइड किया अपने लेक्चर में कि बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के केस में फैक्टर नहीं है, डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो फिर क्या टिक करने जा रहे हैं? अल्फा। तो देखें अल्फा या चार्ली तो एक बात है, स्ट्रेंथ हुई या बॉन्ड एनर्जी हुई एक बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इवन लेंथ भी फैक्टर है। यहाँ पे कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम है, तो लेंथ खैर मैंने लिखा नहीं। सो अल्फा और चार्ली दोनों फैक्टर है, तो हमारी राइट ऑप्शन जो है इस एमसीक्यूज की वो डेल्टा राइट ऑप्शन बनती है। इसको आपने याद रखना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास किस टाइप के एमसीक्यूज डेवलप हो सकते हैं। अब इसमें हम अपने लेक्चर के सेकंड पोर्शन में जाएंगे, कुछ रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे हम और उसके बारे में कुछ बातें सीखेंगे। रिएक्शंस की बात करें तो अल्काइल हैलाइड बेसिकली 2 टाइप के मेन रिएक्शंस देता है। ये एमसीक्यूज भी आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइएगा वो 2 टाइप के मेन रिएक्शंस कौन से हैं। तो एक टाइप वो है जिसको हम कहते हैं एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरी तरफ हमारे पास है ई, यानी समटाइम बीटा ई या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो 2 टाइप के रिएक्शन मेन है जो अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे प्रोसीड होते हैं, अल्काइल हैलाइड देते हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक है बीटा एलिमिनेशन। तो इन दोनों को हमने अलग-अलग इनके लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी हम पहले पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है और उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज की गई हैं, उनसे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और कौन सी टर्म्स हैं। जनरल रिएक्शन अगर एसएन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, एक पोलर बॉन्ड है, पहले ही पता हमें कि पोलैरिटी ही डिसाइड करती है यहाँ पे रिएक्टिविटी। तो एक न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगी। कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए? 4 बॉन्ड। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन को नया पेयर एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग है कि इसको हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वी कॉल इट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यानी ऐसे कह लें कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को ऑफर करता है। और कार्बन जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देखती है तो कार्बन इस हैलोजन के साथ काफी टाइट है। हैलोजन एटम ने इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है काफी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर काफी हद तक कार्बन से जा चुका है और कार्बन थोड़ा सा डेफिशिएंट फील कर रहा है, बेशक ऑक्टेट पूरा है, तो बड़ी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का प्रोग्राम बना लेता है और प्लान ये करता है कि आप इससे पेयर एक्सेप्ट कर ले। जब पेयर एक्सेप्ट कर ले क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना ले? नहीं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जैसे ही पेयर इसको यहां से, ये वाला पेयर यहां से मिलेगा कार्बन को, तो कार्बन जो है ये पेयर इस हैलोजन को देके यहां से
इसकी छुट्टी करवाएगा, बिकॉज अब ये कार्बन जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट हुआ है, ऑक्टेट पूरा था लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, डेफिशिएंसी शो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन बेसिकली हियर एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समटाइम इसको प्रॉपर हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह देते हैं, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहना प्रेफर करेंगे इस केस में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और फौरन ये पेयर यानी एक नया कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है, पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है कार्बन को। जब पूरा पेयर डोनेट किया जाए कौन सा बॉन्ड बनता है? डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाया और ये पूरा पेयर तोड़ दिया। जब पूरा पेयर एक तरफ चला जाता है कोवलेंट बॉन्ड का, तो वो होमोलिटिक फिशन होती है, हेट्रोलिटिक फिशन होती है? डेफिनेटली हेट्रोलिटिक फिशन होती है। तो हेट्रोलिटिक फिशन के रिजल्ट में पूरा पेयर जो है हैलोजन ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने एक नया बॉन्ड इस कार्बन के साथ क्रिएट कर लिया, और नया बॉन्ड कार्बन के साथ क्रिएट करने के बाद कार्बन में से ऑलरेडी जो हैलोजन था उसको पेयर देके यहां से निकाल दिया। हैलोजन एटम को कर दिया यहां पे इस कार्बन ने अलग। प्लस का मतलब है प्रोडक्ट, एक इधर प्रोडक्ट एक उधर प्रोडक्ट। तो हैलोजन अपना पूरा पेयर लेके गया। इसी वजह से हम इस हैलोजन एटम को इस केस में हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। और आपको पता है जो लीविंग ग्रुप है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर किसी को डोनेट कर सकता है। सो इस वजह से हम इसको लीविंग ग्रुप भी, वी कैन से इज कॉल्ड द लीविंग न्यूक्लियोफाइल, NU नेगेटिव चार्ज। तो ये लीविंग ग्रुप भी है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो आपने देखा कि नया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के साथ कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और हैलोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके गया है, छोड़ के नहीं गया। कोवलेंट बॉन्ड का पूरा पेयर साथ लेके गया और कार्बन को नया पेयर मिल गया। कार्बन का अभी भी ऑक्टेट पूरा है। अब कार्बन पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसे कह लें कि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इस वाले लेफ्ट साइड पे। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जिस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, या ऐसे कह लें कि अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल को अपनी अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, तो क्या कहेंगे, क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए? तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के लिए, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे सबस्ट्रेट है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहला रहा है, और जो ग्रुप जा रहा है लीविंग ग्रुप है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। तो सब्स्टिट्यूट के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो S है, सब्स्टिट्यूशन, तब्दीली। और तब्दीली नारा आपने सुना हुआ, तब्दीली आई नहीं आ गई, और पता नहीं कैसी तब्दीली आप देख ही रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए S है, और साथ में छोटा सा n है न्यूक्लियोफाइल के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको फर्दर SN1 SN2 दो टाइप में डिवाइड करते हुए अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि ओवरऑल इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो फाइनली फिर आपने देखा कि S सब्स्टिट्यूशन के लिए, N न्यूक्लियोफिलिक के लिए है, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है। वहां की डिटेल में इसकी दोनों टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ MCQs में आपसे मजीद पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में थोड़ा डिफरेंस बता दूं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की टर्म्स भी हमारे इस चैप्टर में यूज हुई है। साथ में एक दो MCQs होंगे और हमारा फिर ओवरऑल ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। MCQs यहां पे ये है, आपसे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप क्या बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट पोलर बॉन्ड, मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट पोलर बॉन्ड इज ऑप्शंस कार्बन फ्लोरीन, ऑप्शन बीटा कार्बन क्लोरीन, ऑप्शन चार्ली कार्बन ब्रोमीन, ऑप्शन डेल्टा कार्बन और आयोडीन। अब ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे है, कार्बन और आयोडीन, इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन थी। अब आप बताइएगा कि कौन सा, ये पहले वाली बात को ही थोड़ा सा दोहराया, लेकिन आपसे इसके भी थोड़ी वैरायटी बताना चाह रहा था, इससे भी क्या बातें पूछी जा सकती है। तो डेफिनेटली आपने देखा मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट पोलर बॉन्ड तो हमारे पास डेल्टा है, दैट इज कार्बन एंड आयोडीन। और ये सवाल आपसे पूछा जाता उल्ट कर ले, रिवर्स, द लीस्ट रिएक्टिव एंड मोर पोलर बॉन्ड, तो डेफिनेटली फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते, तब आपका आंसर जो है वो अल्फा बन जाता। और आपसे अगर ये पूछा जाता, अब गौर से जवाब दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव एंड लीस्ट पोलर बॉन्ड, तो फिर भी क्या जवाब देते? कार्बन और आयोडीन, मोस्ट पोलर भी है, लीस्ट रिएक्टिव भी है। यहां मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल, एक पॉइंट याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशी विच कैन प्रोवाइड एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर
एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करने की एबिलिटी जिसके पास हो, डोनेट करने की एबिलिटी जिसके पास हो, तो डेफिनेटली कम से कम उसके पास सेंट्रल एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक या दो या तीन जितने भी हो, बट एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक पेयर डोनेट किया जा सके। तो एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेटिंग होना चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर, तो ही उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या नेगेटिव होंगे? यस, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव भी हो सकते हैं? जवाब है नहीं, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव नहीं हो सकता। हाई लेवल पे एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे भी कीटाइन बनाए गए हैं जो पॉजिटिव होकर भी न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर लेते हैं। बड़ा सा एक मॉलिक्यूल होता है, किसी एक आध एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई एक आध एंड से इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी भी होती है। खैर वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, फिलहाल आमतौर पर हम जो यूज करते हैं वो ये दो तरह के ही इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, इनको आपने यहाँ पे याद रखना है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर हम नेगेटिव की एग्जाम्पल देखें तो आप देखें हाइड्रोक्सल नेगेटिव की एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देखें NH2 अमाइन नेगेटिव की एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें एक और नेगेटिव की एग्जाम्पल, तो दैट इज OR अल्कोक्साइड आइन भी नेगेटिव की है। न्यूट्रल की बात करते हैं अमोनिया में आपने देखा सेंट्रल पेयर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, डोनेशन के लिए न्यूट्रल है। वाटर में ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन दोनों में से एक को डोनेट किया जाता है, तो ये भी न्यूट्रल एक न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा अगर मैं और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल लिखना चाहूँ तो PH3 है, न्यूक्लियर है। PCl3 की फॉर्म में भी ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है। तो आपने याद रखना है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनकी मैंने बताई बात। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें तो हम कहते हैं डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, द स्पीशीज व्हिच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है, सो डेफिशिएंट इन ये थोड़ा सा मैं यहां से इसको अरेज कर लूं तो आई कैन राइट डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में ये स्पीशी डेफिशिएंट होती है। सेंट्रल एटम इसका मोस्टली इनकम्प्लीट होता है, समटाइम वो कंप्लीट भी है, जैसे कार्बन की फॉर्म में आपने देखा, फिर भी वो हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स को कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की उसकी एबिलिटी थी, बट मोस्टली इसका रूल ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, ऑक्टेट पूरा करने की एबिलिटी होती है, तो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी बात ये है कि ये क्या पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव आयन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव आमतौर पे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। फिर वही बात, क्योंकि बड़ा सा मॉलिक्यूल किसी एक एंड पे नेगेटिव चार्ज हो, एक एंड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उसको फिर भी हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड हायर लेवल पे बातें की जाती है, यहाँ पे हम सिंपल यही बातें याद रखेंगे। पॉजिटिव की फॉर्म में अगर देखें तो आप यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लूँ, पॉजिटिव फॉर्म में देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, Cl पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ नाइट्रोनियम आइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, कितने ही और पॉजिटिव आइन जो है इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जाए तो BF3, BCl3, इवन के AlCl3 एटसेट्रा आधा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो जनरली यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो अमोनियम है, यहाँ पे अमोनियम आइन NH4 जो होता है, NH4 जो पॉजिटिव है, ये एक न्यूट्रल, ये पॉजिटिव आइन लग रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, इसको डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर करने की एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इसमें नहीं है मजीद, सो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इवन कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बस, बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, पॉजिटिव चार्ज जरूर है इसमें, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस तरह की स्पीशीज जैसे PH4 फॉस्फीन आइन है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हाइड्रोनियम भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इस तरह की स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करती। अब लास्ट में मैं एक दो एमसीक्यूज आपसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड पूछता हूं, और गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप से पूछता हूं। आपने इस बात को याद रखना, आपकी बुक पे ये टॉपिक दिया हुआ है, गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, आपने उसको मिस नहीं करना। और इसके जो एक दो एमसीक्यूज लिखूंगा तो आपने मुझे इसके आंसर्स करने हैं, बताने हैं, और याद रखना है कि कौन से बैड लिविंग ग्रुप है, कौन से गुड लिविंग ग्रुप है। तो देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, all are न्यूक्लियोफाइल्स एक्सेप्ट, सब न्यूक्लियोफाइल है एक के अलावा। ऑप्शन है इज द हाइड्रोक्सल, ऑप्शन है इज HSO4 नेगेटिव, ऑप्शन है H पॉजिटिव, ऑप्शन है यहां पे मेरे पास वाटर। तो क्या ख्याल है? आसान सवाल है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, बाकी सारी स्पीशीज ही न्यूक्लियोफाइल है। और आपसे पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो क्या सिलेक्ट करते हैं? डेफिनेटली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के लिए आप वाटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपसे पूछा जाता है यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ, मेरे पास है OH, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट है मेरे पास,
और हाइड्रोक्सिल आ गया, ये आ गया हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ लिख लेता हूँ एल्कोक्साइड आयन OR, और लिख लेता हूँ अमाइन NH2। ये 4 स्पीशीज दी हैं। आपको पता है इनमें से अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लीविंग ग्रुप, जो आराम से उतर जाएगा, जैसे मैंने पहले जेनम मैकेनिज्म में दिखाया हैलोजन एटम, वहां कोई ग्रुप लगा और आराम से उतर जाए, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो आराम से उतर सकता है? गुड लीविंग ग्रुप है। तो आपने जवाब देना है इज बेसिकली HSO4 इज गुड लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन ये जो अगर आपसे पूछा जाए बैड लिविंग ग्रुप कौन से हैं, तो ये जो तीनों मैंने जिनके ऊपर लाइन लगाई है आर बेसिकली बैड लिविंग ग्रुप्स। सो इन बैड लिविंग ग्रुप्स को भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन आपसे इस तरह से पूछी जाए, आपके पास आई है, हैलोजन एटम है, हाइड्रोक्सिल है, और साइनाइड नेगेटिव आइन है, और एक आइन और मैं नेगेटिव को ले लेता हूं जो कि यहां पे HCN ले लेता हूं। और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड अटैकिंग ग्रुप, तो मशहूर ज़माना याद रखेगा, तब आपने आई को प्रेफर करना है। सिंपल सी बात है कि आपने बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने याद रखना है और ये चीज़ें आपने बतानी है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बैड न्यूक्लियोफाइल कौन सा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, और बैड न्यूक्लियोफाइल होता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। इस चीज़ को इसको चैप्टर 7 में लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत डिटेल से कवर किया, आपने वहाँ से इसको सीखना है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से हमने ये लेक्चर को कवर किया, और SN1 और SN2 हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर होंगे। तो आई होप, आई विश कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। गुड लक।